मुंबई एक ऐसा शहर जिसे लोग सपनों का शहर कहते हैं, लेकिन 90 के दशक के दौरान यह शहर एक और नाम से भी जाना जाने लगा था और वह नाम था अंडरवर्ल्ड की राजधानी। छोटा राजन, अरुण गवली, दाऊद इब्राहिम जैसे गैंगस्टर्स का टेरर मुंबई की हर गली मोहल्ले में महसूस होता था। पर इन सब के बीच एक नाम और उभर रहा था, जो था माया डोलास। और इसी नाम का अंतिम अध्याय 16 नवंबर सन 1991 को लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में एक खूनी एनकाउंटर के साथ लिखा गया। मुंबई की यह कहानी सिर्फ एक शूटआउट की नहीं है, बल्कि मुंबई पुलिस और अंडरवर्ल्ड के बीच एक ऐसी जंग की है जो दुनिया के सामने लड़ी गई थी। चलिए शुरू से जानते हैं कि कैसे एक आम गैंगस्टर मुंबई का सबसे खतरनाक गैंगस्टर बन गया और कैसे उसका सफर सिर्फ गोली और खून तक ही सिमट कर रह गया। वर्ष 1980 के अंत तक मुंबई का अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम के कंट्रोल में था। दाऊद, जो दुबई भाग चुका था, मुंबई में अपने छोटे बड़े गैंगस्टर्स के जरिए पूरा शहर चला रहा था। ये लोग जबरदस्ती वसूली करते, सुपारी लेकर लोगों की हत्या करते, स्मगलिंग, ड्रग्स और हर तरह के इलीगल काम में शामिल थे। इसी बीच एक नए गैंगस्टर का नाम उभर रहा था, जिसका नाम था महेंद्र डोलास, जिसे दुनिया माया डोलास के नाम से जानने लगी थी। माया डोलास एक छोटा मोटा गैंगस्टर था जो शुरू में अशोक जोशी के गैंग में काम करता था। जोशी एक पॉलिटिकल क्रिमिनल था जो कांग्रेस पार्टी के लिए भी काम करता था। माया की शुरुआत छोटी मोटी वसूली और सुपारी किलिंग से हुई थी, लेकिन जल्दी ही उसका गुस्सा और डेयरिंग नेचर उसे अंडरवर्ल्ड का एक बड़ा खिलाड़ी बनाने लगा। लेकिन जब दाऊद इब्राहिम ने अशोक जोशी का काम तमाम कर दिया तो माया ने भी अपना रुख बदला और खुद का गैंग बना लिया। उसने जोशी गैंग के सबसे शार्प शूटर दिलीप बुआ को अपने साथ मिला लिया। दोनों ने मिलकर साल 1989 में जोशी गैंग के 5 लोगों को एक स्टेल्थ अटैक में मार दिया। यह अटैक दाऊद के लिए काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो जोशी गैंग को पूरी तरह खत्म करना चाहता था। इसलिए दाऊद ने माया डोलास और दिलीप बुआ को अपनी डी कंपनी में जगह दे दी। आगे चलकर ये दोनों डी कंपनी के सबसे डेंजरस शूटर्स बन गए। लेकिन साथ ही माया डोलास का एटीट्यूड भी बदलने लगा, क्योंकि उसके पास पैसा, पावर और लोगों का डर बढ़ने लगा था, जिससे चाहे वह मनचाही फिरौती की मांग करने लगा था। दाऊद को दोनों की यह बगावत कुछ रास नहीं आई, जो उसकी एक बड़ी गलती साबित होने वाली थी, क्योंकि अंडरवर्ल्ड के नियम सिंपल थे। जो दाऊद का हुक्म माने वो जिंदा रहेगा, जो उसके अगेंस्ट जाए उसका अंजाम सिर्फ मौत। और माया डोलास ने दाऊद के ये नियम तोड़ दिए थे। माया डोलास तब तक मुंबई के सबसे बड़े क्रिमिनल्स में अपना नाम शुमार कर चुका था। उसने कई लोगों का कत्ल किया था और वो पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी आ चुका था। अगस्त 1991 में पुलिस उसे गिरफ्तार करने में सफल रही, लेकिन पुलिस पर हमला करके वो हिरासत से फरार हो गया। इसके कुछ महीने बाद ही पुलिस को माया डोलास और बुआ की टिप मिली और फिर आया दोनों के एनकाउंटर का दिन। 16 नवंबर 1991 की सुबह का वक्त था। मुंबई का लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स, जो एक एलीट रेजिडेंशियल एरिया माना जाता था, वहां स्वाटी बिल्डिंग के एक फ्लैट में माया डोलास, दिलीप बुआ और उनके 5 साथी छुपे बैठे थे। उनके पास AK-47 और कई ऑटोमेटिक वेपन्स थे। पुलिस के एक सीक्रेट इन्फॉर्मर ने बताया कि ये लोग किसी बिल्डर को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। ACP आफ्ताब अहमद खान, जो उस वक्त मुंबई ATS के हेड थे, उनको ये इन्फॉर्मेशन मिली। खान एक ऐसे ऑफिसर थे जो अंडरवर्ल्ड को खत्म करने के लिए जान लगाने वाले पुलिस वालों में से एक थे। उन्होंने तुरंत अपनी टीम को रेडी किया और एनकाउंटर की प्लानिंग शुरू कर दी। पुलिस की टीम ने स्वाटी बिल्डिंग को 3 अलग अलग डायरेक्शन से घेर लिया। एक टीम रिकॉनेसेंस कर रही थी, दूसरी इमरजेंसी बैकअप में थी और तीसरी बिल्डिंग के अंदर घुसने के लिए रेडी थी। जैसे ही ACP खान की टीम ने बिल्डिंग में एंट्री ली, वहां एक भयंकर सीन डेवलप होने लगा। पुलिस ऑफिसर्स सुनील देशमुख, JDM घारल और AMI कावी सबसे पहले अंदर गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा तोड़ा, उनको 7 गैंगस्टर टीवी देखते मिले। उन्होंने तुरंत उन सभी गैंगस्टर्स को सरेंडर करने को कहा, लेकिन उसी मोमेंट दिलीप बुआ ने बिना किसी वार्निंग के अपनी AK-47 से फायर कर दिए। पहली गोली ऑफिसर गराल के सीने में लगी, जिसकी वजह से उनका लंग्स डैमेज हो गया। कावी को भी एक गोली एल्बो में लगी, लेकिन उसके बाद पुलिस टीम ने तुरंत कवर ले लिया और जवाब देना शुरू किया। माया डोलास, जो अंदर छुपा था, वो बार बार गालियां बक रहा था और पुलिस को प्रोवोक कर रहा था, लेकिन असली फायरिंग दिलीप बुआ कर रहा था। गोलियां एक के बाद एक चल रही थी। ACP खान ने लाउडस्पीकर से वार्निंग दी कि बिल्डिंग में रहने वाले सभी रेजिडेंट्स अपने घर के किचन में चले जाएं और फ्लोर पर लेट जाएं। ये एक ऐसा मोमेंट था जब मुंबई के आम लोग पहली बार एक खुला एनकाउंटर देख रहे थे। बिल्डिंग के हर कोने में पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच गोलियां चल रही थी। ACP खान ने उनको सरेंडर करने का एक मौका भी दिया, लेकिन जवाब सिर्फ और सिर्फ गोलियां थी। पुलिस ने भी जवाब में 450 राउंड फायर किए। एक समय ऐसा आया जब माया डोलास और उसके आदमी
बिल्डिंग के टेरेस तक पहुंच गए, पर वहां भी पुलिस का घेरा था। वहां से उन्होंने पुलिस पर और भी ज्यादा हेवी फायरिंग करनी शुरू कर दी। माया डोलास एक जुनूनी तरीके से चिल्ला रहा था कि कोई भी मुझे नहीं मार सकता। एसीपी आफ्ताब खान ने अपनी टीम को ऑर्डर दिया कि उन्हें जिंदा मत छोड़ो। ये ऑर्डर देते ही पुलिस ने और भी अग्रेसिव फायरिंग शुरू कर दी। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे माया और उसके आदमी मुंबई पुलिस को मार देंगे, क्योंकि उनके पास AK-47 जैसे एडवांस वेपन्स थे। लेकिन एसीपी खान की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स की डिटर्मिनेशन ने एनकाउंटर का रुख बदल दिया। फायरिंग का एक भयंकर दौर चला और तभी एक गोली डायरेक्ट दिलीप बुआ के सिर में लगी। वो तुरंत नीचे गिर गया। उसकी AK-47 हाथों से गिर चुकी थी। पुलिस ने उसको कंफर्म कर दिया कि वो मर चुका है। अब बस एक गैंगस्टर बचा था, माया डोलास। माया टेरेस पर आखिरी तक फाइट कर रहा था। वो फुल अटैक मोड में था, बिना किसी डर के गोली चला रहा था। लेकिन पुलिस की गोलियों से वो भी घायल हो चुका था। एक ऑफिसर ने उसके हाथ में गोली मारी, जिससे उसकी AK-47 नीचे गिर गई। लेकिन फिर भी माया ने सरेंडर नहीं किया। तभी एक और ऑफिसर ने उसके छाती में 3 गोलियां दाग दी, जिससे माया डोलास नीचे गिर गया। उसका सफर यहीं समाप्त हो चुका था। ये दिन मुंबई के अंडरवर्ल्ड का एक बड़ा चैप्टर क्लोज कर चुका था। लोखंड वाला एनकाउंटर सिर्फ एक पुलिस ऑपरेशन नहीं था, बल्कि ये मुंबई के अंडरवर्ल्ड और लॉ एनफोर्समेंट के बीच एक टर्निंग पॉइंट बन गया। जब शूट आउट खत्म हुआ तो तब मुंबई के लोगों ने टीवी और अखबारों में इस एनकाउंटर की हर एक डिटेल देखी। मीडिया ने इसे एक सेंसेशनल न्यूज बना दिया। कुछ लोगों ने कहा कि ये एक फेक एनकाउंटर था, क्योंकि पुलिस ने उन्हें सरेंडर करने का प्रॉपर मौका नहीं दिया। लेकिन दूसरी तरफ मुंबई के आम लोग खुश थे कि एक डेंजरस गैंगस्टर गैंग खत्म हो गया। लोग एसीपी आफ्ताब खान को हीरो मान रहे थे। माया डोलास की मौत का सबसे बड़ा इम्पैक्ट दाऊद इब्राहिम पर पड़ा। वो समझ गया कि मुंबई पुलिस अब अंडरवर्ल्ड के पीछे पूरी शिद्दत से पड़ चुकी है। एसीपी खान की टीम ने सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं, बल्कि अंडरवर्ल्ड के ईगो को भी तोड़ दिया था। दाऊद को लगा कि अगर पुलिस इसी तरीके से एनकाउंटर करती रही तो एक दिन उसकी भी बारी आ सकती है। इसी वजह से दाऊद इब्राहिम ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड का कंट्रोल और भी स्ट्रिक्ट कर दिया। लेकिन लोखंड वाला एनकाउंटर के बाद पुलिस और भी अग्रेसिव हो गई और एक के बाद एक डी कंपनी के गैंगस्टर्स को मारने लगी। एसीपी आफ्ताब खान और उनकी टीम का ये एनकाउंटर मुंबई पुलिस की स्ट्रेटेजी का नया चैप्टर लिख रहा था। इसके बाद एनकाउंटर स्पेशलिस्ट्स का एक नया दौर शुरू हो गया। जल्दी ही मुंबई पुलिस में प्रदीप शर्मा, दया नायक, विजय सालस्कर जैसे ऑफिसर्स आए, जो अंडरवर्ल्ड के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए। 1990 और 2000 का पूरा डिकेड पुलिस एनकाउंटर्स का ईरा था। लोखंड वाला एनकाउंटर के बाद मुंबई के अंडरवर्ल्ड का गोल्डन ईरा खत्म होने लगा। गैंगस्टर्स या तो भाग रहे थे या पुलिस के हाथों एनकाउंटर हो रहे थे। लेकिन इस शूट आउट के बाद एक बड़ा सवाल उठने लगा था कि क्या ये एक रियल एनकाउंटर था या फेक। मुंबई हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई, जिसमें कहा गया कि पुलिस ने माया डोलास और उसके गैंग को सरेंडर का कोई प्रॉपर मौका नहीं दिया। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने यह भी बोला कि पुलिस ब्रुटैलिटी दिखाने के लिए उन्हें अननेसेसरीली गोली मार दी गई। साथ ही यह सवाल भी उठा कि दाऊद से दुश्मनी लेते ही बुवा और माया डोलास इतनी जल्दी कैसे मारे गए। पुलिस को टिप क्या दाऊद ने दी थी? पुलिस द्वारा एनकाउंटर पर 450 राउंड फायर के जाने पर भी सवाल उठे। यह भी था कि पुलिस ने बुवा और माया के पास मिले 70 लाख रुपए हड़प लिए थे। एसीपी आफ्ताब खान पर भी कई आरोप लगे, लेकिन जांच में पुलिस को क्लीन चिट दे दी गई। एसीपी आफ्ताब खान ने सफाई दी कि ये एक सेल्फ डिफेंस ऑपरेशन था और पुलिस सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रही थी। लेकिन चाहे कुछ भी हो, एक बात तय थी, मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड के सबसे डेयरिंग गैंगस्टर को खत्म कर दिया था। लोखंड वाला एनकाउंटर सिर्फ एक गोलीबारी का मामला नहीं था। ये मुंबई पुलिस और अंडरवर्ल्ड के बीच एक आखिरी जंग थी। एसीपी आफ्ताब खान और उनकी टीम ने अपनी जान की परवाह के बिना एक ऐसे गैंगस्टर को खत्म किया जो मुंबई के लोगों के लिए एक नाइटमेयर बन चुका था। आज भी जब मुंबई में एनकाउंटर्स की बात होती है तो लोखंड वाला एनकाउंटर का जिक्र सबसे पहले होता है। ये एक ऐसी कहानी है जो कानून और क्राइम के बीच की जंग को दिखाती है, जो ये बताती है कि क्राइम की दुनिया का अंजाम हमेशा सिर्फ मौत होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।